ठीक है। सो नाउ पीएच स्केल। पीएच स्केल बेसिकली एक स्केल है जिससे हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या बेस पता करते हैं कि ये किस वो एसिड या वो बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है, या तो फिर वो एसिडिक या बेसिक है ही नहीं, क्या वो न्यूट्रल है कोई भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस। ठीक है, इस स्केल को थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं ना। ये जो पीएच स्केल है, ये पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस एंड एच इज़ फॉर हाइड्रोजन। पोटेंस का मतलब होता है पावर। ठीक है, पोटेंस का मतलब होता है पावर। सो बेसिकली पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो हम ये जानते हैं कि ये एसिड को जब हम लोग वाटर में मिक्स करते हैं तो हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं। तो ये स्केल भी हाइड्रोजन आयंस के बेसिस पर ही है। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने का कोशिश करते हैं। लेट अस से एक HCl है हमारे पास और HCl को हमने वाटर में ऐड करा, तो हम जानते हैं कि आयोनाइजेशन विल टेक प्लेस और H प्लस बनेगा और Cl माइनस आयंस रिलीज होंगे। साथ में वाटर जो है वो भी सेल्फ आयोनाइज होगा, वो भी H प्लस और OH माइनस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है जब हम वाटर को एसिड में ऐड करते हैं। तो इस मिक्सचर के क्रिएशन में हमें क्या क्या मिला, हमारे पास H प्लस आयंस हैं, Cl माइनस आयंस हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस हैं। ठीक है, तो ये H प्लस है बिकॉज ऑफ HCl ऑल्सो एंड H2O की वजह से भी H प्लस है। तो हमारे पास ये 3 टाइप के आयंस हैं और इसमें हम जो है वो Cl हमारे किसी काम का नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं H प्लस आयन का एज कंपेयर टू OH माइनस। ठीक है, तो हम कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं, नंबर सिर्फ नहीं देखते कि कितने नंबर ऑफ आयंस है, वो नहीं, कितना कॉन्सेंट्रेशन है H प्लस का। कॉन्सेंट्रेशन मतलब ऑफ ऑल दी आयंस जितने भी प्रेजेंट हैं उसके अंदर हाइड्रोजन कितने अमाउंट में है, मतलब हाइड्रोजन प्लस मतलब H प्लस आयंस कितने अमाउंट में है। तो कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो हाई होगा बिकॉज ऑफ H प्लस आयंस। ये हाई होगा बिकॉज H प्लस जो है वो HCl से भी आ रहा है और H2O से भी आ रहा है। ठीक है, OH माइनस जो है वो तो सिर्फ वाटर से आ रहा है, लेकिन एसिड भी H प्लस दिया है और वाटर से भी H प्लस आया है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस जो है वो हाई होगा। अगर आप एक चीज़ देखो कि वाटर जो आयोनाइज होता है ये तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है एक तरीके से। H प्लस जितना है उतना ही OH माइनस है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, लेकिन ये जो स्केल बनाया गया है वो टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस पे बनाया गया है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो H प्लस आयंस का हाई है एज कम्पेयर टू OH माइनस। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल लेट अस से एसिटिक एसिड है, उसको भी जब हम पानी में डालेंगे तो एसिटेट आयन एंड H प्लस रिलीज होगा। ठीक है, और वाटर भी सेल्फ आयोनाइज होगा। ओके, इन दिस केस अगेन हमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा। एसिटेट आयन से हमें मतलब नहीं है, हमें H और OH से मतलब है। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इस बार भी हाई होगा, लेकिन हमारा जो एसिटिक एसिड है ये फुल्ली आयोनाइज नहीं होता, ये भी हम जानते हैं बिकॉज दिस इज वीक एसिड। तो वीक एसिड होने की वजह से H प्लस सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होंगे CH3COOH के, तो हमें H प्लस मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है यहाँ पे कि H प्लस इज कमिंग हियर ऑल्सो, H प्लस इज कमिंग फ्रॉम बोथ, लेकिन दिस इज अ वीक एसिड तो H प्लस आयन ज़्यादा रिलीज नहीं होगा। तो अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूँ तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस HCl के केस में हाई होगा, ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड के केस में। ठीक है, क्योंकि ये फुल्ली आयोनाइज होता है, ये पार्शियली आयोनाइज होता है, तो इससे बहुत ज़्यादा H प्लस एसिड देगा और इसमें H प्लस कम आएगा। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस यहाँ पे एक वैल्यू होगी, यहाँ पे भी एक वैल्यू होगी, लेकिन इसका वैल्यू इससे कम होगा। ठीक है, ओके। बेस के केस में अगर देखा जाए तो लेट अस से NaOH जो है वो डिसोसिएट होता है Na प्लस में और OH माइनस में जब हम उसमें वाटर ऐड करेंगे, और वाटर खुद भी डिसोसिएट होगा H प्लस में और OH माइनस में। तो बेस के केस में क्या है कि OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, OH माइनस बेस में NaOH से भी आ रहा है और H2O से भी आ रहा है, तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू H प्लस। तो हम ये कहते हैं कि ओके बेस में OH माइनस आयंस तो ज़्यादा प्रेजेंट है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस ही हम निकाल रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नहीं निकाल रहे,
पीएच स्केल जो है वो हाइड्रोजन के बेसिस पे ही है, हाइड्रोजन आयंस के कॉन्सेंट्रेशन पे। तो हम H+ का आयंस कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो कम होगा बेस के केस में। तो प्रेजेंट दोनों ही है, एसिड में भी H+ है, OH- है, बेस में भी H+ है, OH- है, लेकिन एसिड में H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा और बेस में H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेंट्रेशन ओनली हमने एक स्केल बनाया है कि मतलब H+ का इतना कॉन्सेंट्रेशन होगा तो उसको हमने एक वैल्यू दिया कि लेटर से इसको हम लोग 1 बोलेंगे, अगर कम होगा उससे तो हम उसको 2 बोलेंगे। तो वो स्केल कैसे बनाया गया है वो आपके सिलेबस में नहीं है, बिकॉज उसमें लॉग आता है, उसका कैलकुलेशन होता है। तो हमें बस ये जानना है कि एक स्केल इस तरह से डेवलप किया गया है बिटवीन, और स्केल जो है वो दैट इज़ बिटवीन 0 to 14। उसमें नंबर्स जो दिए गए हैं वो 0 से 14 के बीच में दिए गए हैं। ठीक है, एंड दैट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। ठीक है, और 0 बीइंग द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन, अगर कॉन्सेंट्रेशन हाईएस्ट है H+ का तो वो उसको वैल्यू दिया गया है 0, और अगर लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन को दिया गया है 14। तो लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ का मतलब, लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ का मतलब वैल्यू अगर 14 के आसपास आ रही तो वो सब्सटेंस बेसिक है, राइट, क्योंकि उसमें OH बहुत ज़्यादा होगा, H कम होगा। और अगर हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब अब जैसे जैसे 0 के पास आप पहुंच रहे हो, अगर स्केल 0 की तरफ पॉइंट कर रहा है तो वहाँ H+ बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब वो सब्सटेंस एसिडिक है। ठीक है, तो अगर 0 है तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, थोड़ा अगर कम होगा 1 2 मतलब 1 होगा तो वो 0 से थोड़ा कम है, बट फिर भी फेयरली स्ट्रॉन्ग है। 1 अगर 2 वैल्यू है तो भी वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर 6 के आसपास आता है तो वो वीक एसिड हो जाता है। 7 इज़ द न्यूट्रल वैल्यू। ठीक है, वो देखते हैं हम लोग कि लेट अस से ये जैसे एक स्केल है, ठीक है, 7 जो है वो ये पीएच स्केल का है, और वेरियस जो कॉमन डे टू डे लाइफ में सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं उसका पीएच क्या आता है। तो 7 को हमने न्यूट्रल माना है। अगर वैल्यू 7 आ रही है तो इसका मतलब वो सब्सटेंस न्यूट्रल है, ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। ठीक है, तो ब्लड का पीएच देखो, ब्लड का पीएच जो है वो 7.4 होता। ठीक है, मिल्क इज 6.3, वो थोड़ा सा एसिडिक होगा। फाइन, लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता रहता है। ओके, तो 6, जैसे जैसे आप नीचे 0 की तरफ मूव करोगे वैसे वैसे वो सब्सटेंस और ज़्यादा एसिडिक होता जाएगा। ब्लैक कॉफ़ी पीएच 5 है। ग्रेप जूस, ठीक है, दैट इज 2.5। लेमन विनेगर उसका पीएच 2 है, 2 के अराउंड। बैटरी एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बैटरी एसिड, इन सब का पीएच जो है वो 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, और अगर हम 7 से ज़्यादा बढ़ते हैं ऊपर की तरफ, 8 की तरफ, देखो जैसे सी वाटर तो दैट इज़ 8। बेकिंग सोडा इज जो घर में यूज़ होता है 9 से 10 के बीच में। अमोनिया सॉल्यूशन दैट इज़ ऑल्सो हाउस होल्ड में यूज़ होता है फॉर क्लीनिंग पर्पस, 11 के आसपास। ब्लीचेज वेरी मतलब ब्लीचिंग पाउडर, क्लीनर्स जितने भी होते हैं। ड्रेन क्लीनर इज़ 14। तो ये ब्लीचेस, ड्रेन क्लीनर, ये सब हम लोग 13-14 के आसपास पहुंच जाते हैं, मतलब ये सब्सटेंस बेसिक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा OH- रिलीज कर रहा है, लेकिन हम लोग स्केल जो है वो H+ के अकॉर्डिंगली बनाए हैं, OH का बात हम लोग नहीं करेंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि H+ का कॉन्सेंट्रेशन उसमें बहुत कम है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है और कौन सा कम एसिडिक है, या कौन ज़्यादा बेसिक है। जितना लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ होगा उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि स्केल इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। स्केल जो है पीएच स्केल दैट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस ओनली। मोर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा उतना ही वैल्यू 0 की तरफ शिफ्ट होगा और उतना ही स्ट्रॉन्गर वो एसिड होगा। ठीक है, substances having pH 0 to 1 are strong acid and pH 14 is strong base. ठीक है, एंड प्योर वाटर एट 25 डिग्रीज, 25 नहीं 27 डिग्रीज के अराउंड में इट हैज़ अ pH ऑफ 7। प्योर वाटर में भी बहुत सारी चीज़ें डिजॉल्व होती हैं, मतलब प्योर तो नहीं कहेंगे उस केस में, बट 25 डिग्रीज के 27 डिग्रीज के अराउंड में pH ऑफ वाटर 7 आता है, बिकॉज टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है डिसोसिएशन, वाटर का टूटना वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है।
ठीक है। pH 7 होने का मतलब होता है कि H प्लस और OH माइनस दोनों इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों बराबर बराबर हैं। तो जब दोनों इक्वल इक्वल होंगे तो उस केस में pH की वैल्यू 7 आएगी। फाइन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं ना, एक इंडिकेटर और है, ये आर्टिफिशियल इंडिकेटर है जिसको यूनिवर्सल इंडिकेटर कहा जाता है, ठीक है। ये इंडिकेटर किस तरह का इंडिकेटर है, देखो, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस इंडिकेटर्स which shows the nature and strength of a substance by exhibiting a color change based on the pH scale, ठीक है। देखो, जब हमने लिटमस देखा था, फिनोप्थेलिन देखा था, तो फिनोप्थेलिन लेटर से वो बेसिक इंडिकेटर है, वो बेस में इंडिकेट करता है। अब वो सब्सटेंस थोड़ा सा बेसिक है या बहुत ज़्यादा बेसिक है ये नहीं बताता वो इंडिकेटर, ठीक है। उसी तरह से मान लो लिटमस है, तो लिटमस को अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो रेड कर देगा, राइट। ब्लू लिटमस को अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो अब वो लेमन को भी, मतलब लाइम जूस को भी रेड कर देगा और HCl को भी रेड कर देगा। तो इससे हमें स्ट्रेंथ नहीं पता चलता कि कौन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये इंडिकेटर जो है, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, वो स्ट्रेंथ भी बताता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना वीक एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है या वो न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो ये इंडिकेटर उसको भी इंडिकेट करता है। तो ये जो इंडिकेट करता है दैट इज बेस्ड ऑन पीएच स्केल, ठीक है। पीएच स्केल पहले आया, यूनिवर्सल इंडिकेटर दूसरा चीज़ है। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स वो कंफ्यूज हो जाते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड पीएच स्केल एज सेम थिंग। नहीं, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। स्केल अलग है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस बताता है। इंडिकेटर एक सब्सटेंस को इंडिकेट करता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। एंड ये जो इंडिकेटर बनाया गया यूनिवर्सल इंडिकेटर, वो पीएच स्केल के अकॉर्डिंगली इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ये एक तरह का सॉल्यूशन है, और वो कैसे इंडिकेट करता है वो देखो कि अगर किसी सब्सटेंस का pH 1 है या 0 से 1 के बीच में है, लेट अस से HCl में अगर आप इस pH इंडिकेटर को, या इसको pH इंडिकेटर भी बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर को आप डालोगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एसिटिक एसिड में डालोगे तो वो पिंक हो जाएगा क्योंकि उसका pH 2 के अराउंड है, ठीक है। और थोड़ा सा एकदम मतलब एक वीक एसिड की तरफ आप जाओगे जहाँ पे pH 5 के अराउंड आ रहा है, उसमें अगर आप यूनिवर्सल इंडिकेटर को डालोगे तो सॉल्यूशन येलो हो जाएगा। न्यूट्रल सब्सटेंसेस में अगर आप डालोगे तो वो ग्रीन होगा, ठीक है। पीएच इंडिकेटर का खुद का कलर भी ग्रीन होता है, ये जो सॉल्यूशन है वो खुद भी ग्रीन कलर का ही होता है, मतलब दिस इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, फाइन। अगर आप बेसिक सब्सटेंसेस की तरफ जाओगे जो हल्का बेसिक है, थोड़ा सा लेट अस से अमोनिया एंड ऑल, तो उस केस में ये ब्लूइश कलर आएगा उसमें, ठीक है। अगर आप NaOH वगैरह में डालोगे, NaOH इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, उसमें अगर आप इस इंडिकेटर को डालोगे तो पर्पल कलर अपीयर होगा, ठीक है। सो दिस इंडिकेटर इज एन इंडिकेटर जो पीएच स्केल के अकॉर्डिंगली डिफरेंट कलर्स इम्पार्ट करता है टू द सॉल्यूशन, फाइन। आया समझ में ये यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। ओके, इसको जब भी लैब्स में यूज़ होता है तो ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ होता है। दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड इंडिकेटर बिकॉज इसमें बहुत डिफरेंस होता है, मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है अगर हम टाइट्रेशन वगैरह करने में कि पीएच कब चेंज हो गया। बिकॉज देखो, शेड में डिफ्रेंशिएट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि वो पेल ब्लू है या ब्लू है या वो डार्क ब्लू है, ठीक है। किस मोमेंट पे वो चेंज हो गया वो थोड़ा पता करना मुश्किल होता है ड्यूरिंग टाइट्रेशन। तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर को, कि वो सब्सटेंस किस रेंज में आ रहा है, वेदर वी आर एबल टू टच इट और नॉट, वो कर सकते हैं हम उसको। तो ये सब चीज़ें हम फर्स्ट हैंड में पता करने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज़ करते हैं, ठीक है, फाइन। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच। ये जो हम जो पीएच पढ़ रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस डे टू डे लाइफ में भी है। अब जैसे फर्स्ट हमारा पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, हम जब खाना खाते हैं तो वी नो कि स्टमक में HCl रिलीज होता है। दैट HCl उसका पीएच बहुत ही लो होता है, 1.2 के अराउंड। 1.2 मतलब दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। एंड देयर आर वेरियस अदर
गैस्ट्रिक जूसेस जब आके मिक्स हो जाते तो फिर पीएच हमारा थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब न्यूट्रल की तरफ चला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो स्टार्टिंग में HCl जो रिलीज सिक्रीट होता है वो बहुत ही स्ट्रांगली एसिडिक होता है, एंड उतना स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा स्टमक का लाइनिंग वो कंट्रोल नहीं, मतलब उसके लिए बना नहीं है कि उतना स्ट्रॉन्ग एसिड को वो होल्ड कर सके, इसलिए इमीडिएटली गैस्ट्रिक जूसेस जो है वो काम में आ जाते हैं। बट समटाइम्स कभी कभी क्या होता है कि एसिडिटी होता है बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। कभी कभी लाइनिंग अफेक्ट हो जाएगा जब स्टमक का, तब होता है। कभी एसिड का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगा तब होगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में इट कैन कॉज पेन एंड इरिटेशन। ठीक है, तो वैसे केसेस में हम लोग एंटासिड्स लेते हैं। एंटासिड्स बेसिकली एंटी एसिड्स हुआ, जो एसिड्स को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, तो वो यूज़ किया जाता है सो दैट कि आपको एसिडिटी से रिलीफ मिल पाए। फाइन, तो पीएच इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारे ये सब चीज़ें हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई हैं। ओके, एक कॉमन एंटासिड है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका नाम याद रखना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच इज़ MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, डाइजीन वगैरह में ये रहता है MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके, और भी जगह पे यूज़ होता है, जैसे हमारा टूथ डिके। देखो, तो टूथ डिके में आप सबसे पहले ये समझो कि हमारा जो टूथ इनामेल है वो किस चीज़ का बना हुआ है। तो टूथ इनामेल जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ, इट्स अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, एंड विच इज़ वेरी हार्ड सब्सटेंस। ये जो सब्सटेंस है टूथ इनामेल वो बहुत ही हार्ड होता है, राइट। आप कुछ भी खाना खाते हो उसको वो तोड़ देता है। तो साथ में कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो इतना इजीली किसी केमिकल्स के साथ में रिएक्ट भी नहीं करता। ठीक है, ओके। नाउ अब इसको समझो कि देखो हमारे माउथ में भी बहुत सारा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, इट्स एवरीवेयर। तो हमारे माउथ में भी जो खाना हम खाते हैं वो वहाँ पे भी रहता है। तो माउथ, जब हम खाना खाते हैं तो बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन द माउथ, इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन द फूड, क्योंकि उसको भी जिंदा रहना है, रिप्रोडक्शन करना है। तो वो ब्रेक डाउन जब करता है खाने का तो अलॉट, मतलब एसिड इज सिक्रीटेड, एसिड्स जो है वो सिक्रीट होता है। ठीक है, नो, अगर ये दिस अमाउंट ऑफ एसिड, ये जो सिक्रीट हो रहा है, अगर थोड़ा थोड़ा डेली अगर वो बढ़ता चला जाए वो एसिड, तो मतलब आपका माउथ और ज़्यादा एसिडिक होता जाएगा क्योंकि बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता जा रहा है। और अगर 5.5 से कम हो जाए पीएच, अगर पीएच जो है जो माउथ में प्रेजेंट मतलब एसिड है उसका पीएच अगर 5.5 से कम हो जाए, मतलब वो स्ट्रांग हो रहा है धीरे धीरे, तो इन दैट केस वो एसिड जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट के साथ, मतलब टूथ एनामेल के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है, एंड दैट लीड्स टू द डिके ऑफ द टूथ। फाइन, आया समझ में? ठीक है, तो इसीलिए हम जो यूज़ करते हैं टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट का जो नेचर है वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी बेसिक इन नेचर, सो दैट कि जो भी एसिड्स प्रोड्यूस हुआ है हमारा माउथ में वो न्यूट्रलाइज हो जाए। फाइन, ठीक है। नाउ पीएच का और भी यूज़ होता है। पीएच कहाँ पे हम लोग और यूज़ करते हैं, पीएच मतलब पीएच ऑफ द सॉइल को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे भी मेजर किया जाता है पीएच ऑफ द सॉइल मतलब सॉइल का पीएच को। कब करते हैं, देखो सॉइल में जब भी फार्मिंग होता है तो फार्मिंग में रेगुलरली वी यूज़ वेरियस पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एट्सेट्रा। फर्टिलाइजर्स अगर आपको याद हो 9th स्टैंडर्ड से, NPK, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, इन सब का बना होता है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस के कंपाउंड्स एसिड क्रिएट करते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो ये जब सॉइल में प्रेजेंट होता है तो धीरे धीरे सॉइल जो है वो एसिडिक हो जाता है। नाउ प्लांट्स ऑल्सो हैव लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एसिडिक इन्वायरमेंट में नहीं जी सकता। ठीक है, ग्रोथ नहीं करेगा। तो फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स इन फार्मिंग एंड इन पिसीकल्चर बेसिकली आपका फार्मिंग ऑफ द फिश वगैरह का जब फार्मिंग होता है तो वहाँ पे भी जब आप पॉन्ड क्रिएट करते हो, पॉन्ड बनाते हो, उसमें पानी डालने से पहले सॉइल का टेस्टिंग किया जाता है कि उसका पीएच क्या है। अगर पीएच लो होता है, मतलब सॉइल अगर एसिडिक होता है, तो इन दैट केस क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड या स्लेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर बेसिक सब्सटेंसेस, ये डाल के न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है सॉइल को, और उसके बाद कल्टीवेशन स्टार्ट होता है।
ठीक है, तो नॉर्मल प्रैक्टिस में भी फार्मिंग में और पीसी कल्चर वगैरह सब में, सब वेरियस सेक्टर्स में वहाँ पे सॉइल का पीएच टेस्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देन वी हैव केमिकल वॉरफेयर, ये एक टॉपिक है आपका एनसीईआरटी में। नो बी स्टिंग, बी स्टिंग, नेटल स्टिंग, नेटल प्लांट है। तो अब इन सब मतलब इसके जब साथ में जब टच में आओगे तो वो स्टिंग आपके बॉडी में टच जब करेगा तो इट रिलीजेस मिथेनोइक एसिड, ये भी एक एसिड है जिसके बारे में, मिथेनोइक एसिड HCOH, इसको कार्बन चैप्टर में भी पढ़ेंगे हम लोग, कार्बन कंपाउंड में। तो बी स्टिंग में, नेटल स्टिंग में, इन सब में मिथेनोइक एसिड होता है। ठीक है, तो आपके बॉडी में जहाँ पे भी कांटेक्ट में आएगा वो रीजन थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे बॉडी के साथ वो रिएक्ट कर रहा है एसिड। तो न्यूट्रलाइज द इफेक्ट हम लोग माइल्ड बेस यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, अप्लाई करोगे तो वो इफेक्ट उसका खत्म हो जाएगा, बिकॉज ये एसिड, ये बेस है, बेस के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यू कैन इवन यूज़ टूथपेस्ट, टूथपेस्ट भी बेसिक होता है। फाइन, ठीक है, तो ये हो गया हमारा पीएच, पीएच का इम्पोर्टेंस आया समझ में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ रिएक्शंस इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहला रिएक्शन हम लोग देखते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स। ठीक है, एसिड्स को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो एसिड, ये जनरलाइज्ड इक्वेशन हो गया कि एसिड प्लस मेटल दैट वुड गिव यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। लेट अस से HCl प्लस मैग्नीशियम, तो एसिड हो गया HCl, मेटल हो गया हमारा मैग्नीशियम, तो एक सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और MgCl2 फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन, मतलब इधर क्लोरीन के साथ अटैच होकर के मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म करेगा। फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, क्लोरीन 1, सो दैट्स वाई फॉर्मूला इज MgCl2। ठीक है, और हाइड्रोजन एस्केप्स आउट, ये बाहर निकल आएगा H2। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेसिंग अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन गैस इज गेटिंग इवॉल्व, तो ये एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। ओके, मान लो एसिड हमने बदल दिया H2SO4, सो H2SO4 प्लस सोडियम, तो सोडियम SO4 सल्फेट के साथ जाकर के रिएक्ट कर जाएगा, सल्फेट की वैलेंसी -2, सोडियम इज 1, सो Na2SO4 एंड प्लस हाइड्रोजन गैस एस्केप्स आउट। ओके, मान लो HCl प्लस कैल्शियम, तो कैल्शियम में CaCl2 बनेगा, CaCl2 प्लस हाइड्रोजन, कैल्शियम क्लोरीन के साथ और हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स, तो इसमें आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, इस हाइड्रोजन गैस का टेस्टिंग कैसे करते हैं हम लोग लैब में, इट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को अगर आप बर्न करोगे तो एक पॉप साउंड आता है। ठीक है, प्योर हाइड्रोजन गैस डज नॉट बर्न विद अ पॉप साउंड, लेकिन यहाँ पे एक मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्रिएट होता है। ठीक है, खैर वो सब सिलेबस में नहीं है आपका। ओके, सो हाइड्रोजन गैस हम लोग यही बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड। फाइन, नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शंस, तो रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल ऑक्साइड्स। अभी मेटल के साथ देखा था हमने सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, और मेटल ऑक्साइड के साथ अगर हम लोग करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर, हाइड्रोजन के बदले H2O निकलेगा। यहाँ भी मेटल के बदले हमने मेटल ऑक्साइड ले लिया, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के बदले वाटर निकलेगा। एग्जाम्पल जैसे सेम HCl प्लस MgO, वहाँ पे Mg लिया था, अभी MgO लिए हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो यहाँ पे H2O। ठीक है, MgCl2 H2O। ठीक, ऑल दीज रिएक्शंस आर नॉट बैलेंस्ड ओवर हियर, आप बैलेंस करोगे उसको। ठीक है, सेकेंड H2SO4 प्लस Na2O, तो Na चला जाएगा SO4 के साथ, तो Na2SO4 एंड H2O। फाइन, ठीक है, HCl प्लस CaO, सो CaCl2 प्लस H2O। ठीक है, तो जब ऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं हम लोग तो हमारे पास वाटर इवॉल्व होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता। ठीक है,
So next set of equations now, and this is reaction of base with non-metal oxide, base with non-metal oxide. तो ये इसका एक रिएक्शन तो आपने देखा है पहले भी. ओके, तो इसमें भी सेम सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा, बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा. ओके, बेस जो है, अच्छा वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा. मेटल ऑक्साइड के साथ में भी वो रिएक्ट करता है, बट दैट द नंबर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स आर वेरी लेस जो रिएक्ट करेगा बेस के साथ. देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बेस जो है वो मेटल का बना होता है और एसिड जो है वो नॉन मेटल का बना होता है. तो देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. मेटल और मेटल के बीच में रिएक्शन ये बहुत कम होता. ठीक है, ऐसे मेटल्स को हम लोग एम्फोटेरिक मेटल्स भी बोलते हैं. खैर वो देखेंगे. तो बेस इन जनरल वुड रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स एंड एसिड इन जनरल विल रिएक्ट विथ मेटल्स, बिकॉज एसिड खुद नॉन मेटल का बना हुआ होता है, तो वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं. ये एग्जाम्पल ये हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ट लाइम. स्लेक्ट लाइम में जब हमने क्या डाला, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, राइट. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम CO2 पास करते हैं तो इट बिकम्स मिल्की. ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है और बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ CaCO3, ये भी हमने देखा था, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है वाइट, विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर. तो इसकी वजह से मिल्की अपीयरेंस आता है. तो बेस विथ नॉन मेटल, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ. अच्छा, अगर हम कंटिन्यूसली एक्सेस CO2 अगर इसमें हम और पास करेंगे तो रिएक्शन देख लो कि ये जो CaCO3 प्लस H2O बना और हम H2O डाल रहे हैं इसमें, तो कैल्शियम बाई कार्बोनेट फॉर्म होता है. बाई कार्बोनेट मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसकी को बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं. तो HCO3 का वैलेंसी -1 होता है, तो कैल्शियम का वैलेंसी 2, तो फॉर्मूला CaHCO3 होल ट्वाइस. Now this particular substance, calcium bicarbonate, is soluble in water. ठीक है, ये soluble in water होता है. तो the substance मतलब ये जो solution है वो फिर से colorless बन जाएगा. तो ये colorless solution था, हमने CO2 डाला तो CaCO3 बना, which gave a milky appearance. और CO2 डालते रहे अगर हम लोग उसमें, तो वो बाइकार्बोनेट बन गया, और बाइकार्बोनेट इज सॉल्युबल इन वाटर, तो वो फिर से कलरलेस हो जाता है. दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप याद रखिएगा. ठीक है, ओके. चलो, नाउ नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या है. नाउ दिस इज रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल्स. ठीक है, अभी हमने बोला था कि मेटल जो है वो जनरली सारे बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते. ठीक है, लेकिन कुछ मेटल्स हैं जो रिएक्ट करते हैं, उनका भी आपको नाम जानना है. जिंक एंड एल्यूमिनियम, ये दो हैं. ठीक है, इनको एम्पोटेरिक मेटल्स भी बोला जाता है. एम्पोटेरिक बिकॉज इट रिएक्ट्स विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस. एसिड्स के साथ तो ये रिएक्ट करेगा ही, क्योंकि ये सब मेटल है, और बेस के साथ इसको करना नहीं चाहिए बट करता है, तो इसलिए इनको एम्पोटेरिक मेटल्स बोला जाता है. ठीक है, और भी एग्जाम्पल हैं एम्पोटेरिक मेटल्स के. लेड है, टिन है. ठीक है, तो हमें दो के बारे में ही जानना है, जिंक एंड एल्यूमिनियम. फाइन, तो इसका रिएक्शन क्या होगा. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि जो भी एक्सेप्शंस होते हैं उनका रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है. NaOH बेस प्लस जिंक, तो क्या बनेगा, Na2ZnO2. इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट. ये याद रखना है, सोडियम जिंकेट. इसमें दोनों ही मेटल्स प्रेजेंट है, देखो सोडियम भी है और जिंक भी है. तो NaOH प्लस Zn, तो मेटल के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो हाइड्रोजन गैस इज गेटिंग इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है. अगर यही यहाँ पे जिंक ऑक्साइड के साथ कराता तो यहाँ पे भी H2O निकलता. ठीक है, तो बेस मतलब NaOH प्लस Zn इज Na2ZnO2. उसी तरह से एल्यूमिनियम के साथ भी अगर कराएंगे तो NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट नाम है इसका, सोडियम एल्यूमिनेट. ये सब इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको याद रखना है एकदम. तो सोडियम जिंकेट एंड सोडियम एल्यूमिनेट, ये एग्जाम में आता ही आता है. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट सेट, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स. मेटल कार्बोनेट के साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो क्या होगा. तो मेटल कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट बनेगा. कार्बोनेट है तो कार्बोनेट ब्रेक डाउन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होगा.
ठीक है, कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड आता है और ऑक्सीजन आता है, और इधर से हाइड्रोजन आएगा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर फॉर्म करेगा। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब देखो एसिड हो गया है मान लो HCl, मेटल कार्बोनेट, तो सोडियम मेटल है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हमने लिया, सोडियम कार्बोनेट, तो क्या होगा NaCl, यहाँ Na और Cl कंबाइन करके NaCl, और कार्बोनेट ब्रेक डाउन हुआ तो CO2 इवॉल्व हुआ, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ चला गया तो H2O। ठीक है, ओके, कोई दूसरा लेते हैं, मान लो H2SO4 प्लस सोडियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे क्या बनेगा सॉल्ट Na2SO4, सोडियम सल्फेट बनेगा, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है -2, तो सोडियम सल्फेट प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, फाइन। अब इसमें देखो कई बार वो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है भाई सब्सटेंस व्हेन इट इज ट्रीटेड विद एन एसिड, यहाँ पे बोला जाता है ब्रिस्क एफरवेसेंस इज ऑब्जर्व्ड। इसको ध्यान में रखोगे इस टर्म को, ब्रिस्क एफरवेसेंस। ब्रिस्क एफरवेसेंस, एफरवेसेंस का मतलब होता है विगरस बबल्स जो निकलते हैं, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक का बॉटल जब आप खोलते हो, या लेट अस से इनो में जब आप वो पानी ऐड करते हो, तो जो बबल्स, रैपिड फॉर्मेशन ऑफ द बबल्स होता है, उसी को बोलते हैं एफरवेसेंस। तो जब भी एफरवेसेंस कहीं पे दिखाई देता है, इसका मतलब है वहाँ पे CO2 गैस था। जब भी एफरवेसेंस देखिएगा वो CO2 की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इन सब रिएक्शन में भी अब जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्टिकुलर सब्सटेंस दिस इज व्हेन ट्रीटेड विथ सल्फ्यूरिक एसिड एफरवेसेंस इज ऑब्जर्व्ड, तो वहीं पे समझ जाना है एफरवेसेंस इज ऑब्जर्व्ड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड था। अब कार्बन डाइऑक्साइड है मतलब इस सब्सटेंस में कार्बोनेट था। ठीक है, और Na को आइडेंटिफाई करने के लिए वो और भी कुछ देगा आपको इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो कोई ना कोई मेटल कार्बोनेट है, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है तुम्हारा, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ एग शेल्स। एग शेल्स के साथ में एसिड किस तरह से रिएक्ट करेगा, या इसका रिएक्शन लिखो। तो एग शेल्स का मतलब क्या होता है, किसका बना होता है एग शेल्स, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन बेसिकली, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो इसका रिएक्शन क्या होगा, तो मान लो अगर ये पूछता है HCl, व्हाट वुड हैपन अगर HCl डाला हमने एग शेल्स के ऊपर, तो एग शेल से CaCO3, HCl डाला तो सॉल्ट बनेगा CaCl2 और CO2 और H2O। अगर दूसरा एसिड दिया H2SO4 दे दिया तो CaSO4 बनेगा प्लस CO2 H2O। ठीक है, फाइन। ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इन सबको बार बार देखो तब याद रहेगा, बार बार लिखो भी उसको तभी जा करके याद रहेगा। फॉर्मूला में गलती तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, तो मेटल कार्बोनेट्स हो गया। नेक्स्ट इज मेटल बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स को ही हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी बोलते हैं, HCO3 वाला। तो इसमें भी प्रोडक्ट बिल्कुल सेम होता है एज दैट ऑफ कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स वाला जो प्रोडक्ट है वो और बाइकार्बोनेट्स में दोनों में सेम ही होता है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। एग्जाम्पल में देखो, जैसे HCl प्लस NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, NaCl और H2O एंड CO2। ठीक है, बिल्कुल कार्बोनेट के, मेटल कार्बोनेट के जैसा ही रिएक्शन है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। ठीक है, अगर हमने एसिड बदल दिया H2SO4 कर दिया तो Na2SO4 सॉल्ट बदल जाएगा, Na इधर सल्फेट के साथ चला जाएगा। फाइन, ठीक है।